सो हाय एवरीवन, दिस इज़ योर कॉमर्स कंपेनियन। और बाकी जब तक समझ के तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस इसी पॉजिटिव बिलीफ के साथ करते हैं आज की शुरुआत। तो शुरू करेंगे हम ई बैंकिंग सर्विसेज से। तो सर, शुरू करने के पहले ये तो बता दो कि ई बैंकिंग सर्विसेज होती क्या है। तो ई बैंकिंग सर्विसेज मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज, यानी जहाँ बैंकिंग ऑपरेशंस जो है ना वो कंप्यूटराइज्ड है, यानी जो भी बैंकिंग के हम ऑपरेशंस करते हैं वो थ्रू कंप्यूटर करते हैं। अब क्योंकि सारी चीज़ें कंप्यूटर से हो रही, वर्चुअल नेटवर्क पे हो रही, इसलिए हम उसे वर्चुअल बैंकिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? इसीलिए उसे हम वर्चुअल बैंकिंग भी बोलते हैं। क्लियर है सर? क्लियर है। अब हर बार की तरह हम टेबल फॉर्मेट में पढ़ेंगे, जहाँ पे पहला वाला पॉइंट हमें बताएगा कि ये सर्विस है क्या, और ये सर्विस सेकंड वाले पॉइंट में देती क्या है। क्लियर है? क्लियर है। तो सबसे पहले नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग। तो सर, ये नेट बैंकिंग क्या है? तो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस या बैंकिंग ऑपरेशंस जो आप वाया कंप्यूटर्स, लैपटॉप या अदर गैजेट, शॉर्ट में बोले तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे जब आप ट्रांजैक्ट करो बैंकिंग ऑपरेशंस, वो बन जाएंगे आपकी नेट बैंकिंग। अब मोबाइल बैंकिंग क्या है सर? जैसा नाम वैसा काम। जब आप बैंकिंग सर्विसेज को यूज़ करो वाया मोबाइल फोन्स। क्या? जब आप बैंकिंग सर्विसेज को यूज़ करो वाया मोबाइल फोन्स, तब वो बन जाएगी मोबाइल बैंकिंग। अब ये सर्विसेज में आप कर क्या सकते? तो आप बैलेंस कितना है ये जान सकते, आप फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते, आप कोई पेमेंट रुकवा सकते, आप चेक बुक भी इशू करवा सकते, और भी काफ़ी सारी चीज़ें की जा सकती है। होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है सर? IMPS। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मोड है पेमेंट सर्विस का। ये क्या है सर? जैसा नाम वैसा काम, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। मतलब यहाँ पे इंस्टेंटली फंड्स ट्रांसफर होते हैं। यहाँ पे क्या होता है? एकदम इंस्टेंटली फंड्स ट्रांसफर होते हैं टू एनी अदर बैंक अकाउंट। क्लियर है? क्लियर है सर। इसके बाद का है NEFT। NEFT मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो यहाँ पे क्या होते हैं सर? जैसा नाम वैसा काम। यहाँ पे फंड्स इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर होते हैं, पर डेफर्ड नेट बेसिस पे, एक साथ में बंडल होके हाफ आवरली बेसिस पे। सर, अगर पढ़ के हम समझ जाते तो आपकी क्लास थोड़ी ना देखते, तो आप इसे समझते। तो सर, NEFT क्या होता है इसको एक एग्जांपल से समझो। अगर मैं हूं, मैंने कोई पेमेंट 3:01 पे किया, कोई पेमेंट मेरे दोस्त ने 3:10 पे किया, किसी ने वही टाइम पे एक पेमेंट 3:15 पे किया, तो किसी ने 3:25 पे किया। तो NEFT के अंदर क्या होता है? ये जो चारों के चारों पेमेंट है ना, ये चारों के चारों पेमेंट एक साथ हाफ आवरली बेसिस पे, कौन से बेसिस पे? हाफ आवरली बेसिस पे 3:30 पे एक साथ में एग्जीक्यूट होंगे। तो क्योंकि ये सारे ट्रांजैक्शंस एक साथ में है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि सारे ट्रांजैक्शंस को हमने बंच किया या साथ में बंडल किया। हाँ सर। तो NEFT में क्या होता है? जो भी हाफ आवरली का टाइम होता है ना, जनरली ये हाफ आवरली एक्यूरेट वाले होते हैं, जैसे 3 बजे से 3:30 बजे तक। तो जो भी पेमेंट्स इसके बीच में होंगे, ये सारे एक ही टाइम पे 3:30 बजे एग्जीक्यूट होंगे। सेम पीरियड 3:30 से लेके 4 बजे के बीच में। यानी कोई अगर 3:31 पर भी पेमेंट करे तो उसका क्लियरेंस 4 बजे ही होगा, क्योंकि हाफ आवरली बेसिस पे है और बंडल होते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स। यानी सारे ट्रांजेक्शन्स को एक साथ में बंच करेंगे, फिर एक साथ में ही क्लियर करेंगे। होप सो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो। तो क्या पढ़ा सर हमने? NEFT इज डेफर्ड नेट बेसिस। हाँ सर, अलग अलग जो हमने सारे पेमेंट की थी उसको एक साथ में बंडल किया था और हाफ आवरली बेसिस पे क्लियर किया था। तो क्या बोलता है? NEFT इज ऑन डेफर्ड नेट बेसिस वेयर ट्रांजैक्शंस आर बंडल टुगेदर, क्लियरिंग ऑन हाफ आवरली बेसिस। क्लियर है? क्लियर है सर। और एक चीज ध्यान देने वाली है कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक, NIC, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। ऑब्जेक्टिव में अटकाते वाला यहाँ पे। ठीक है सर। अब दूसरा है RTGS, यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यानी ऐसा फंड ट्रांसफर जो रियल टाइम पे भी हो और ग्रॉस सेटलमेंट भी हो। सर, वे रियल टाइम क्या है? यानी ऐसा ट्रांजैक्शन जो कोई भी पीरियड में वेट ना करे, डायरेक्ट सेटल हो। यानी जैसे ही आपने ट्रांजैक्शन को प्रोसेस किया वो लग के सेटल हो, क्योंकि रियल टाइम बेसिस पे, कोई वेटिंग पीरियड ना हो उसमें। और ग्रॉस सेटलमेंट मतलब सर 1-to-1 बेसिस पे, यानी ग्रॉस सेटलमेंट, एक पेमेंट किया तो 1-to-1 बेसिस पे सेटल हो। जैसे NEFT में बंचिंग होती थी ना, तो ये विदाउट बंचिंग है। जो सारे ट्रांजैक्शन हम एक साथ में बंडल करके आधे घंटे में एग्जीक्यूट करवा रहे थे, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ 1-to-1 बेसिस पे होगा विदाउट बंचिंग, यानी एक ट्रांजैक्शन एक टाइम पे एक ही साथ एग्जीक्यूट होगा। अब सर, इतनी अच्छी सुविधा दे रहे, तो इसमें मिनिमम अमाउंट होती है 2 लाख। यानी अगर आप मिनिमम 2 लाख का फंड ट्रांसफर करो तो ही आप RTGS फैसिलिटी को यूज कर सकते। अगर आपकी अमाउंट 2 लाख से कम है तो आप RTGS को यूज नहीं कर सकते, जो कि वाजबी भी है सर, क्योंकि रियल टाइम पे हो रहा है, यानी कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। ऊपर से 1-to-1 सेटल हो रहा, तो अमाउंट बड़ी होगी तभी ये सारी चीजें करेंगे ना। छोटी छोटी अमाउंट अगर आप ऐसे करते बैठ गए तो सिस्टम पे कितना लोड आएगा। क्लियर है? क्लियर है सर। और एक चीज, अब ये जो अमाउंट होती है बैंक को 2 आवर्स में ही क्रेडिट करनी पड़ती। क्या? ये जो अमाउंट होती है जैसे ही बैंक के पास में आ गई, ये 2 घंटे के अंदर क्लाइंट को क्रेडिट करना
पड़ेगा। क्लियर है सर। एक बार अगर अपन शॉर्ट में रिवाइज करें तो फंड ट्रांसफर करने के तीन तरीके, एक है आईएमपीएस यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस, दूसरी है एनईएफटी यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और तीसरी है आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यहाँ पे तो सर इंस्टेंट ट्रांसफर है, कोई वेट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हाफ आवरली बेसिस पे यानी जो भी ट्रांजेक्शन आप पिछले आधे घंटे में करोगे वो एक साथ में बंच होकर एग्जीक्यूट होंगे, और यहाँ पे रियल टाइम है यानी 1 to 1 बेसिस पे। यानी बंच का हो रहे ट्रांजेक्शन सिर्फ एनईएफटी में, बाकी तो दोनों 1 to 1 बेसिस पे ही है। क्लियर है सर। नेक्स्ट वाला पॉइंट है एटीएम्स। एटीएम्स क्या है सर? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एनी टाइम मनी नहीं सालो, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स। तो ये ऐसी मशीन्स है जहां से आप कैश विड्रॉ कर सकते, पर आजकल आप मनी भी डिपॉजिट कर सकते थ्रू सीडीएम्स। सीडीएम्स क्या है? कैश डिपॉजिटरी मशीन। क्या है? कैश डिपॉजिटरी मशीन्स। और आजकल के एटीएम तो और भी एडवांस हो गए, वो आपको पैसा भी ट्रांसफर करने में हेल्प करते, बैंक स्टेटमेंट भी आपको वही मिल जाएगी, बहुत बार बैलेंस की इंक्वायरी भी आप वही कर सकते। क्लियर है। तो एटीएम्स क्या है? तो एटीएम्स आर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स ऑपरेटेड बाय कस्टमर ऑन हिज ओन। यानी सर किसी की गरज नहीं है आपके पास में, अगर आपका पेमेंट का कार्ड है तो आप एटीएम में जाओ, आजकल तो यूपीआई से भी हो जाता, जहां से आप चाहो तो पैसा निकाल लो, चाहो तो पैसा डिपॉजिट कर लो। अगर आपको पैसा डिपॉजिट करना है तो वो डिपॉजिट करने वाली मशीन को सीडीएम बोलते हैं, कैश डिपॉजिटरी मशीन। तो प्रोवाइड कैश डिपॉजिट थ्रू सीडीएम्स ओनली। और अदर सर्विसेज भी देते जैसे ट्रांसफरिंग मनी, बैंक स्टेटमेंट और एक्सेट्रा। इसके बाद में डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या है सर? तो आपको और मेरे को पता है, उसको हम प्लास्टिक मनी बोलते हैं, और ये एक पेमेंट कार्ड है। क्या है? ये एक पेमेंट कार्ड है। ये जनरली हमारे अकाउंट से लिंक्ड होता है, और जब भी हम डेबिट कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट से उतने पैसे कट जाते, तो अमाउंट गेट्स डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट होल्डर्स अकाउंट। क्लियर है सर। दूसरा होता है क्रेडिट कार्ड। अब नाम में ही क्रेडिट है, मतलब सर ये उधारी वाला कार्ड है, ये भी एक पेमेंट कार्ड है, पर यह हमारा खुद का पैसा या हमारा खुद का अकाउंट होता है, यहाँ बैंक हमें उधार पे पैसा देती। अब इसकी एक लिमिट सेट करके देती जिसको हम लाइन ऑफ क्रेडिट बोलते हैं, कि भाई पकड़ तेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 रुपये ही है, तो तेरे को उधार भी 50,000 रुपीज़ का ही मिलेगा। अब क्योंकि उधार देती सर, तो इसका एक अलग से खाता भी बना के दे देती बैंक की, भाई ठीक है तेरा जो उधार है यहाँ पे ट्रैक होगा, तो जैसे जैसे पैसे यूज करेगा वैसे वैसे पैसे भर भी देना। क्लियर है। तो इशूइंग बैंक क्रिएट्स अ रिवॉल्विंग अकाउंट यानी अलग से एक खाता देती है, एंड ग्रांट्स अ लाइन ऑफ क्रेडिट यानी तेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है, चाहे 50,000 हो चाहे 1 लाख हो, जो भी हो, टू द कस्टमर और द यूजर। क्लियर है सर। अब सर हम सारी चीजें तो समझ गए, अब हम इसको याद कैसे रखें? तो इसके लिए मेरे पास एक मेमोरी ट्रिक है ना। तो हर बार की तरह हमारे मेमोरी ट्रिक के होते 3 पार्ट है, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी बिल्डिंग और लास्ट में रिमेंबरिंग। तो आप एकदम रिलैक्स होकर ये स्टोरी सुनना। तो एक बार क्या हुआ था, मैं बैंक में गया था, तो बैंक में बेचारे हमारे गांव के बुजुर्ग दादाजी भी आए थे। तो उनका कुछ पैसों का काम था, तो वो फंड ट्रांसफर करवाने आए। तो वो समझने लगे कि भाई फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया क्या है। तो मैं बोला अंकल मैं तो आपको नहीं समझा पाऊंगा, आप एक काम करो मैनेजर से जाके मिलो। तो मैनेजर वहाँ पे गया और बोला काका आप नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग यूज़ कर लो। अब काका ठहरे हमारे यार, उनको कहाँ समझने वाली है सारी चीज़ें। तो वो फिर उनको समझाने लगा कि भाई तू नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग यूज़ कर। फिर वो बोला वो ठीक है मैं यूज़ कर लूँगा, पर मुझे पैसे ट्रांसफ़र करने हैं मेरे बच्चे को बाहर। तो वो बोले कि ठीक है ना काका, आप आईएमपीएस यूज़ कर लो, एनईएफटी यूज़ कर लो, आरटीजीएस यूज़ कर लो, इतने सारे पेमेंट मेथड देती है हमारी बैंक। काका ये शब्द सुन के ही डर गए, और जब वो बाहर आए तो बड़े परेशान दिख रहे थे। तो फिर मैंने उनसे पूछ लिया काका काय झालं? तो काका बोले काय कामाचं ते मॅनेजर यार। मैं उसके पास में गया, तो मेरे को सारी सादी सादी चीज़ें समझा रहा यार, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से इंग्लिश में बोल रहा, कुछ तो आईएमपीएस बोला, कुछ तो एनईएफटी जैसा बोला, कुछ तो आरटीजीएस जैसा बोला। तो मैंने पूछा अंकल आपको काम क्या है, आपको कैश निकालनी है कि आपके बेटे को पैसे भेजना है? तो वो बोला मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ मेरे पैसे मेरे हाथ में दे दे, मैं बहुत परेशान हो गया बैंक से, मैं मेरा देख लूंगा मुझे क्या करना है। तो मैंने बोला काका एक काम करो, आप सीधा वो एटीएम दिख रहा ना बाहर, वहां पे जाओ और डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज करके पैसे निकाल लो। क्या करो? डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज करके पैसे निकाल लो। तो होप सो ये स्टोरी आपको क्लियर हो। तो एक बार देखो क्या हुआ था। अब हमारे काका बड़े परेशान हो गए, तो वो मैनेजर के पास में गए थे देखने के लिए। तो मैनेजर उनको नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग समझाने लग गया। उसमें भी फिर वो मोबाइल निकाल के क्या समझाने लग गया, काका तुम आईएमपीएस कर लो, काका तुम एनईएफटी कर लो, काका तुम आरटीजीएस कर लो, ऐसे ऐसे आप फंड ट्रांसफर कर सकते। काका बोले मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। काका बाहर आए और बड़े परेशान दिखे, तो मैंने पूछ लिया काय झालं काका? तो फिर काका बोले कि यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर हमने बोला काका आप एक काम करो, एटीएम में जाओ और वहां पे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करके पैसे निकाल लो। एक बार वापस देखते हैं। तो क्या हुआ था, जब काका बड़े परेशान हो गए तो मैनेजर से मिले, तो मैनेजर ने उन्हें नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग बताया, जिसमें फंड ट्रांसफर करने के लिए उन्हें बोला या तो आप आईएमपीएस कर लो, या तो आप एनईएफटी कर लो, या तो आप आरटीजीएस कर लो। हमारी बैंक इतनी सारे ऑप्शन देते। काका ये सब सारी चीजें देख के बड़े डर गए। जब बाहर आए तो मैंने बोला काका ये सब आप छोड़ो, सीधा सीधा एटीएम में जाओ और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लो। एक बार वापस देखते।
तो क्या हुआ, काका को मैनेजर समझाने लगा नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग, जिसके अंदर वो फंड ट्रांसफर की मेथड बता रहा था। या तो आप आईएमपीएस कर लो, या तो आप एनईएफटी कर लो, या तो आप आरटीजीएस कर लो। तो काका बाहर आके बड़े परेशान हो गए। तो मैंने बोला काका छोड़ो ना, सीधा एटीएम में जाओ और डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लो। होप सो ये स्टोरी आपको याद रही हो। क्या सर याद रहे कि नहीं? नहीं नहीं, याद रहे कि नहीं हम चेक करते ना अभी। तो हमने क्या देखा था, काका बड़े परेशान हो गए थे। तो मैनेजर उनको नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग समझा रहा था। फिर उसके अंदर काका ने उनको 3 फंड ट्रांसफर बताए थे, आईएमपीएस, एनईएफटी और आरटीजीएस। जब काका ये सारी चीज़ें सुन के भी परेशान रहे, तो फिर मैंने बोला काका आप एक काम करो, ये सारी चीज़ें जाने दो, एटीएम में जाओ, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ करके आपके पैसे निकाल लो। तो एक बार स्टोरी हम बिना देखे बोलते। तो क्या हुआ, मैनेजर बोला नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग यूज़ करो, जिसमें आप चाहो तो आईएमपीएस, चाहो तो एनईएफटी, चाहो तो आरटीजीएस यूज़ कर लेना। पर काका ये सारी चीज़ें सुन के परेशान हो गए। तो फिर मैंने काका को सजेस्ट किया की ये सारी चीजें छोडो, जाऊ द्या सगळं तिकडं, तुम्ही एटीएमला जा आणि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लो एक बार वापस। क्या सर? तो नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग यूज करना सिखा रहे थे काका को। तब वो बोले कि या तो तू आईएमपीएस यूज कर लो काका, या तो आप एनईएफटी यूज कर लो काका, या तो आप आरटीजीएस यूज कर लो काका। तो मैंने बोला काका ये सभी छोड़ दो, आप सीधा एटीएम में जाओ और डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लो। होप सो ये स्टोरी आपको क्लियर हो। और बाकी जिनका इस चैनल पे पहली बार आना हुआ, वेलकम टू माय कंसाइज सीरीज, जहां ये सीरीज पर्टिकुलरली थोड़ी एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज होगी, जिसका मेन फोकस चीज़ों को समझने के साथ साथ उन्हें याद रखने पर भी होगा, ताकि एग्जाम के टाइम हम सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से रिटेन कर पाए। एंड टू नो एवरीथिंग अबाउट माय कंसाइज सीरीज एंड टू टेक 100% फ्रॉम माय वीडियोस, प्लीज मेक श्योर टू चेक दिस वीडियो आउट, एज इट इज़ अ मस्ट वॉच वीडियो। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने एक पूरा फ्लो कवर किया है, फ्रॉम योर पेपर पैटर्न एंड सिलेबस टू अ लॉजिकल सीक्वेंस दैट यू शुड फॉलो टू मेक योर स्टडी सुपर इजी। ये वाली वीडियो में हम न्यू मॉडल्स ऑफ बैंकिंग भी देख लेंगे कि बैंकिंग के न्यू मॉडल्स कौन से। तो एक होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरा होता है पेमेंट बैंक। क्या एक होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरा होता है पेमेंट बैंक? तो स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या करता सर? तो ये नॉर्मल बेसिक बैंकिंग फंक्शंस करता, जहाँ पे वो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट भी करता, लेंडिंग भी करता, मतलब लोगों से ही पैसा लेता ताकि लोगों को ही पैसा ब्याज पे दे पाए। पर इसका मेन एम क्या है सर? फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब सारे ही लोगों को फाइनेंशियली इंक्लूड करना। मतलब हर जो आदमी है, चाहे वो नीचे से नीचे के तबके का हो या चाहे अमीर से अमीर आदमी हो, हर आदमी तक फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचाना। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन कौन सी बैंक बन सकती है? या तो एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, या तो एमएफआई यानी जो माइक्रो एंड स्मॉल फाइनेंस इंडस्ट्रीज होती है ना वो, या तो एलएबी जो लोकल एरिया में हमारी बैंक्स होती है वो लोग कर सकते। पर इनके दो मेन ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला, प्रोविजन ऑफ सेविंग फॉर अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड, म्हणजे अनसर्व्ड म्हणजे ऐसा आदमी जिस तक फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंची नहीं, और अंडरसर्व्ड मतलब ऐसा आदमी जिस तक फाइनेंशियल सर्विसेज पूरी तरीके से पहुंचे नहीं, कुछ कम ज़्यादा हो गया, सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन। और वो क्या करते हैं सर? हम सप्लाई ऑफ क्रेडिट भी करना चाहते हैं, पर क्योंकि सर ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो ये स्मॉल बिजनेस यूनिट्स को या स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को या माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को या अदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ही क्रेडिट दे सकती। तो एक बार मेरे साथ में रिवाइज कर लो। तो सर स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन से बैंक? तो ऐसे बैंक जो बेसिक बैंकिंग फंक्शंस करे, जहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट भी हो और लेंडिंग भी हो। मेन एम फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी हर आदमी को, चाहे वो छोटे से छोटा हो या चाहे वो अमीर से अमीर आदमी हो, हर आदमी तक फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचाए। उसके बाद में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? या तो एनबीएफसी, या तो एमएफआई, या तो एलएबी यानी लोकल एरिया बैंक। ट्विन ऑब्जेक्टिव मतलब सबसे पहला प्रोविजन ऑफ सेविंग, किसके किसके लिए? या तो अनसर्व्ड जिस तक सर्विसेज ही नहीं पहुंची, या अंडरसर्व्ड यानी जिस तक कम सर्विसेज पहुंची। और सप्लाई ऑफ क्रेडिट, क्योंकि स्मॉल बैंक है तो स्मॉल बिजनेस यूनिट को ही देगी, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को ही देगी, और माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को देगी, या जो भी अदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है सर? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब सर ये पेमेंट्स बैंक क्या है? तो पेमेंट बैंक और बैंक की तरह ही होती है, पर ये लोन भी नहीं दे सकती और क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे सकती। अरे सर मेन फंक्शन ही खा गया इसका। हाँ, ये लोन भी नहीं दे सकती और क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे सकती, और जो डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर सकती ना, वो सिर्फ 1 लाख रुपए तक। कितने रुपए तक? सिर्फ 1 लाख रुपए तक। और सर इसका एम क्या है? जैसे सर इसका एम था फाइनेंशियल इंक्लूजन, हर आदमी को इंक्लूड करे। इनका एम वो नहीं है सर। इनका एम है कि वो सिर्फ स्मॉल बिजनेसेस या जो लो इनकम के पीपल है उनको ही सर्व करे। क्या करे? जो छोटे लोग हैं, चाहे वो स्मॉल बिजनेसेस वाले हो या लो इनकम वाले पीपल हो, उनको ही सर्व करे। इसका एग्जाम्पल सर पेटीएम पेमेंट्स बैंक या एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, वो भी। होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो।
तो यहाँ हमारा बैंकिंग खत्म होता। अब तक हमने बैंकिंग में क्या क्या पढ़ा, एक बार उसको क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बैंकिंग की डेफिनेशन देखी थी, फिर बैंकिंग कौन से वर्ड से आया था याद करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद में उसके टाइप्स देखे, फिर फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक देखा था जिसमें कुछ प्राइमरी फंक्शंस थे, कुछ सेकेंडरी फंक्शंस थे, फिर उसके बाद में हमने ई बैंकिंग सर्विसेज देखी, और लास्ट में न्यू मॉडल ऑफ बैंकिंग भी देखे। होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो। अब फंक्शंस में भी हमने प्राइमरी में देखा था एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट और ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, और उसके बाद में सेकेंडरी में था एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन। अब एक आप काम करना, कल संडे है तो शायद ही कोई वीडियो आएगी, तो आप एक बार शांति से पूरे बैंकिंग को अच्छे से रिवाइज करना। और पहली बात, कॉन्ग्रेचुलेट करो खुद को कि आप इतने दिन तक कंसिस्टेंटली मेरी सारी वीडियोस देखते आए। आप ऐसे ही कंसिस्टेंट रहो, हम एंड तक बिल्कुल अच्छे तरीके से सिलेबस कवर कर लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अंत में मेरा यही मानना है कि आज हम जो कुछ भी है वो केवल और केवल अपने माता पिता की वजह से है, तो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। और बाकी क्या है जी, आप मेहनत करते रहिए। तो बस इसी के साथ आज के ठहराव को यही ठहराया जाता है, और मिलते हैं नए दिन नई शुरुआत के साथ।